subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय हेलो फ्रेंड्स, आई एम रुचि शर्मा। स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी सेंटर में। हम लोगों ने 12th बायोलॉजी का स्टार्ट किया है, चैप्टर 2 है और यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना था टॉपिक लघु बीजाणुधानी की संरचना। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लघु बीजाणुधानी यानी लघु बीजाणुधानी जो होता है आरंभ में गोलाकार होता है और बाद में चपटा हो जाता है और जो इसकी भित्तियाँ है वो 4 परत की बनी होती है। लघु बीजाणु यानी जो परागकण होते हैं उसे बोलते हैं और लघु बीजाणुधानी जो है वो परागकोश को बोलते हैं, जहाँ पे वो उपस्थित रहते हैं परागकण। तो ये हो गया कि ये पहले में तो गोलाकार होता है, बाद में चपटाकार हो जाता है। इसकी 4 भित्तियाँ है, उसके बारे में जान लेंगे हम लोग। पहला है एपिडर्मिस। परागकोश की जो बाहरी संरचना होती है एपिडर्मिस कहलाती है। जब परागकोश जब परिपक्व हो जाता है तो वह सूख जाती है और नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हो गया एपिडर्मिस। और एंडोडर्मिस जो है, एंडोडर्मिस एपिडर्मिस की आंतरिक संरचना एंडोथीसिस या एंडोडर्मिस कहते हैं कहलाती है। परागकोश फटने के बाद इसकी जो परत होती है वो मोटी हो जाती है। जब परागकोश फट जाता है, परागकणों की संख्या ज़्यादा हो जाता है, तो उसके बाद की ये जो एंडोडर्मिस की परत है वो मोटी हो जाती है। और तीसरा देखते हैं मिडिल लेयर यानी बीच का स्तर, मिडिल लेयर। वह भाग बाह्य भाग की जो की आंतरिक संरचना मिडल लेयर कहलाती है। इसमें लवक पाए जाते हैं जो फल फूल तना तथा पत्तियों का रंग प्रदान करते हैं, पत्तियों को रंग प्रदान करते हैं। जो मिडिल लेयर है वो बाह्य भाग का आंतरिक संरचना मिडिल लेयर कहलाती है और इसमें जो होते हैं वो लवक पाए जाते हैं और जो फल फूल तना का जो पत्तियों का रंग प्रदान होता है यहाँ पे उस लवक के द्वारा प्राप्त होता है। और चलिए अगला है टैपिटम। अगला परत है चौथा टैपिटम। तो टैपिटम के बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं और यह है कि यह परागकोश की सबसे भीतरी संरचना है। जो परागकोश होता है उसकी सबसे भीतरी संरचना को टैपिटम कहते हैं। इसमें जीव द्रव्य भरा रहता है। यह सबसे सरल पदार्थ होता है। इसकी भित्ति पैक्टिन की बनी होती है। कीट इसी भाग को चूसकर अपना पोषण करते हैं। जो यहाँ पे टैपिटम की यही भूमिका है। ये तो मुख्य भूमिका हो गया जब भूमिका पूछे तो सब्जेक्टिव में, और जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है और ये इसको पैक्टिन को याद रखिएगा कि यहाँ पे पूछता है कि इसकी भित्ति जो है किसकी बनी होती है टैपिटम की, तो वो हो गया पैक्टिन की। तो यहाँ पे हो गया कि टैपिटम परागकोश की भीतरी संरचना होती है और इसमें जीव द्रव्य भरा रहता है। यह सबसे सरल पदार्थ होता है और इसकी जो भित्ति होती है पैक्टिन की बनी होती है। कीट इसी भाग को चूसकर अपना पोषण करते हैं। यहाँ तक हो गया लघु बीजाणुधानी की संरचना और उसकी परत। और आगे जो टॉपिक है वो चलते हैं बीजांड की संरचना, यानी जो बीज होता है जिससे बीज बनता है उसकी संरचना कैसी होती है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अंडाशय के अंदर स्थित अंडक को बीजांड कहते हैं। यह बीजांड वृत्त से जुड़े होते हैं। इसकी जो बीच में निम्न प्रकार की नाभिक पाए जाते हैं। तो जो बीजांड की संरचना है वो होता है, अंडक को बीजांड कहते हैं। जो अंदर अंडाशय के अंदर जो अंडक होता है उसे बीजांड कहते हैं और यह बीजांड वृत्त से जुड़ा होता है। इसके बीच में निम्न प्रकार के नाभिक पाए जाते हैं। तो अगला बढ़ते हैं हम लोग गुरु बीजाणु जनन को पुष्प में निषेचन के बाद अंडक से भ्रूण बनने की जो प्रक्रिया है वो गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। जो
मतलब जो मादा यानी स्त्रीलिंग जो है, स्त्री केसर जो है, स्त्री केसर से निषेचित होने के बाद पुष्प में वहाँ पे अंडक से भ्रूण पोष बनने की जो प्रक्रिया होती है वो गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। और इस प्रक्रिया में एक अंडक नष्ट होकर दो पुत्र कोशिका का निर्माण करती है। नष्ट होने वाली कोशिका को ही गुरु बीजाणु जनन कहलाता है या गुरु बीजाणु कहते हैं। और इस प्रक्रिया को गुरु बीजाणु कहते हैं और उस प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं द्विगुणित होती है यानी 2n द्विगुणित होती है। तो यहाँ तक हो गया। और अब चलते हैं द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। तो द्विनिषेचन VVI कर लेंगे, इसको बहुत बार पूछता है एग्ज़ाम में, तो इसको VVI कर लीजिएगा और याद रखिएगा कि आता है कि द्विनिषेचन क्या है, द्विनिषेचन को परिभाषित करें इस प्रकार से कुछ। तो यहाँ पे देख लेंगे कि प्रायः सभी आवृतबीजी पौधे में द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया की खोज जो है SG नवासिन ने 1899 ईस्वी में की। तो जो आवृतबीजी पौधे होते हैं वो द्विनिषेचन की प्रक्रिया उनमें होती है। और इस प्रक्रिया की खोज जो किए थे वो SG नवासिन ने 1899 ईस्वी में किया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा और जान लेंगे। और जो भ्रूण पोष है, भ्रूण पोष में प्रवेश करने पर नलिका नाभिक नष्ट हो जाता है और पराग नलिका का शिरा फटकर नर युग्मक में भ्रूण कोश को छोड़ देता है। इसके पश्चात गुरु बीजाणु धानी नष्ट होकर दो अंडक का निर्माण करता है, जिससे हम द्विनिषेचन कहते हैं। इसकी जो प्रोसेस है वो समझाया गया है यहाँ पे कि भ्रूण कोश में जो प्रवेश करने वाला जो नालिका होता है, नालिका नाभिक नष्ट हो जाता है वो, और पराग नलिका का जो शिरा होता है वो फट जाता है। फटकर नर जो युग्मक है, युग्मक में भ्रूण कोश को छोड़ देता है, नर युग्मक में भ्रूण कोश को छोड़ देता है। इसके पश्चात गुरु बीजाणु धानी नष्ट होकर वहाँ पे दो अंडक का निर्माण कर देता है, जिसे हम द्विनिषेचन कहते हैं। तो यहाँ तक हो गया द्विनिषेचन। और द्विनिषेचन कंप्लीट करने के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे असंघजनन। असंघजनन क्या है, इसका क्या महत्व है, तो ये भी VVI कर लीजिएगा। ये भी पूछता है असंघजनन है क्या, इसके बारे में बताएं, तो VVI ये भी कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं लैंगिक जनन। जो लैंगिक जनन वाले जीव हैं, लैंगिक जनन वाले जीवों को कृत्रिम विधि से अलैंगिक जनन कराने की प्रक्रिया को असंघजनन कहते हैं अर्थात इनमें युग्मकों के संलयन के बिना नई संतति उत्पन्न की जाती है। यानी कृत्रिम आर्टिफिशियल विधि द्वारा जो प्रक्रिया होती है उन्हें उससे संतति का उत्पत्ति करते हैं, तो हम उसे असंघजनन कहते हैं। इसका जो महत्व है, महत्व देख लेंगे। इस विधि के द्वारा जो हाइब्रिड नस्ल के जो तैयार किए जाते हैं पौधे होते हैं या फल जो भी हो, तो उसमें जो हाइब्रिड नस्ल तैयार किया जाता है जिसे इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है, कम ही दिनों में फल फूल लगने लगते हैं इनमें। तो यहाँ पे हम लोग ऐच्छिक गुण वाले यानी ऐच्छिक अपने अनुसार यहाँ पे जो गुण डालना चाहें वो डाल सकते हैं असंघजनन में। तो ये हो गया आर्टिफिशियल विधि द्वारा तैयार किया हुआ पौधा जो हाइब्रिड कहलाता है, वो उसमें असंघजनन होता है। जो त्रिशल्यन है, त्रिशल्यन भी पूछता है, इसको भी याद रखेंगे हम लोग। त्रिशल्यन है क्या, तो परागण के फलस्वरूप जो परागकण वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, यह अंकुरित होकर पराग नलिका बनाते हैं। पराग नलिका में परागकण विभाजित होकर N से 3N बनता है और जिसे हम त्रिशल्यन का नाम से जानते हैं या कहते हैं।
जो परागण होता है किसी के माध्यम से या फिर खुद से भी, जो परागण होता है उसके फलस्वरूप जो परागकण है वो वर्तिकाग्र में तो पहुंच जाते हैं और वहाँ पे वे अंकुरित होकर पराग नलिका बनाते हैं और उस पराग नलिका में जो परागकण होंगे वो विभाजित होकर n से 3n बन जाएंगे और इसे ही हम लोग त्रिशल्यन बोलते हैं। तो ये हो गया त्रिशल्यन यहाँ तक, और यहाँ तक ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। तो अगला लेसन स्टार्ट करेंगे हम 3, तो यहाँ तक रहने देते हैं। अगला लेसन 3 अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे और ये जो PDF है वो इसके डिस्क्रिप्शन जो होता है उसमें डाल देंगे और नोट्स बनाते रहिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिए और टेक केयर, बाय बाय। और ये PDF लेना मत भूलिएगा क्योंकि ये खुद से बनाया हुआ नोट्स है और आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा, मददगार होगा। तो आप लोग प्लीज़ ले लीजिएगा, आई रिक्वेस्ट यू। और वीडियो को पूरा देखिए, लाइक और शेयर करते रहिए और अगला वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।